तो आज के टॉपिक में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी जो विस्कस फोर्स था उसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, सिमिलरली हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसी को हम एक्चुअली न्यूटन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ, राइट। फिर उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसी को हम लोग कहेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, ओके। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन क्या कहता है कि अगर मान लो विस्कस फोर्स के बारे में जब हम कहते हैं तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि ये इस तरह से जो लेयर होते हैं, मान लो ये एक लेयर है, पानी की लेयर है, फिर ये एक लेयर है ना, पानी की लेयर है। सपोज इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी v प्लस dv होगी, ठीक है ना। इसका भी एरिया a है, मान लो इसका भी एरिया a है, सपोज दोनों का एरिया इक्वल है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो it state that for a streamline flow the viscous force F, the viscous force F acting between two layers is first directly proportional to the area of layers, to the area of layer, right. That is, viscous force is directly proportional to area of layer. And second, viscous force is directly proportional to the velocity gradient, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा था। क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, दैट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वो। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जो विस्कस फोर्स एक्ट होता है दोनों के बीच में जो भी विस्कस फोर्स एक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया से, यानी लेयर की एरिया जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स इसमें जनरेट होगा। विस्कस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, dv अपॉन dx से डिनोट करते हैं। याद आ रहा है आपको, dv अपॉन dx से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूं, इसे मैं इक्वेशन 2 कहूं, तो कंबाइनली अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखता हूं तो क्या बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला, देखिए यहां पर, that f is equal to eta is the one of the proportionality constant a into dv by dx, a into dv by dx. This is nothing but what is the viscous force acting between the two layers. ये होता है विस्कस फोर्स जो दो लेयर्स के बीच में एक्ट हो रहा है। इसमें ये जो ईटा है इसे कहते हैं हम लोग ईटा, इसको ईटा, ये देखिए यहां पर लिखता हूं मैं, इसको कहते हैं ईटा, ईटा, ओके। और ये जो होता है इसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ईटा इज द प्रोपोर्शनलिटी
called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, ईटा इज इक्वल टू ईटा यहीं पर रखेंगे, एफ डिवाइडेड बाय व्हाट, ए इंटू डीवी अपॉन डीएक्स। दिखाई दे रहा है ना सबको, दिखाई दे रहा है ना? यस ओके, तो यहां पर देखिए F डिवाइडेड बाय A इंटू ब्रैकेट dV अपॉन dx से देखिए दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. व्हाट टेल्स द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? Viscosity tells you that how much amount of the viscous force acting between the two layers, right? Two adjacent layer whose area of cross section is one unit or velocity gradient is also unity. यानी एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के लिए और यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए कितना फोर्स दो लेयर के बीच में एक्ट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आर यू गेटिंग मी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. आर यू गेटिंग दिस? Once again, let me consider the Newton's formula और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टॉपिक. यहां पर देखिए क्या बोलता है न्यूटन्स फॉर्मूला. न्यूटन स्टेट दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए विस्कस फोर्स जो दो लेयर के बीच में एक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लेयर से. एरिया ऑफ लेयर से यानी जितनी ज्यादा बड़ी एरिया होगी लेयर की, पानी की लेयर की एरिया जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा जो है विस्कस फोर्स जिसमें एक्ट होगा. Also he tells that the viscous force is directly proportional to the velocity gradient. What is that velocity gradient? Velocity gradient मान लो इसकी velocity जो है ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी velocity जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है. ओके, इसका डिस्टेंस यहाँ से मान लो यहाँ से हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ से कंसीडर करते हैं 1 मीटर है और यहाँ से भी कंसीडर करते हैं, इतना जो डिस्टेंस है ये भी 1 मीटर का है, राइट. तो अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं इनका, इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग, इसका रेशियो कितना आ रहा है? इसका रेशियो आ रहा है Vg, वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू dv अपॉन dx. तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है और यहाँ का कितना आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय 1. तो ऊपर का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. वैसे तो बढ़ता नहीं है, कम होता है. सो इट इज डिपेंडिंग ऑन, जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रहे. हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये हो गया 2 मीटर का डिस्टेंस, राइट, 2 मीटर का डिस्टेंस. तो यहाँ पर भी रेशियो क्या आएगा? 2 ही आएगा. यहाँ पर आंसर आया 2, यहाँ पर भी आंसर आया 2. तो हो सकता है कभी कभी कांस्टेंट भी रहे वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वेलोसिटी ग्रेडियंट लेयर टू लेयर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. तो जिन दो लेयर के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा उनके बीच में विस्कस फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा. क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस. सो फिर इस पे से हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया. इस फॉर्मूले में F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया, दैट इज ईटा इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी into A into dV upon dx, where eta is the proportionality constant called as coefficient of viscosity, and it is given by eta is equal to F upon A into dV upon dx. इसको eta कहते हैं, coefficient of viscosity. तो यहां पर अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट क्या बनेगा? देखिए यहाँ फोर्स का ये ईटा का फॉर्मूला उठाते हैं यहां से, ईटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A इंटू dV अपॉन dx. चलिए यूनिट बनाते हैं इसका. क्या बन रहा है यूनिट? क्या बन रहा है? देखिए फोर्स न्यूटन है डिवाइडेड बाय एरिया मीटर का स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाय dx मतलब डिस्टेंस से अगेन मीटर है. ओके, तो देखो ये मीटर से मीटर कट हो जाएगा, राइट. क्या बनता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी?
सो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैन वी से दैट, कह सकते हैं ना, लिख सकते हैं ऐसा, यस। अल्टीमेटली फाइनली हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर सेकेंड क्या होता है, व्हाट इज दैट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, पास्कल कहते हैं, पास्कल सेकेंड। आर गेटिंग मी अप टू हियर? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट पास्कल सेकेंड, राइट। ये इसका एसआई यूनिट हो गया, इसको हम लोग एसआई यूनिट कहेंगे। तो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ एसआई यूनिट है, इसका सीजीएस यूनिट भी होता है। तो सीजीएस यूनिट में हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पे द सीजीएस यूनिट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट न्यूटन सेकेंड है, मतलब क्या आएगा, डाइन, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यू से दैट पॉइज, क्या कहते हैं, पॉइज। व्हाट इज दैट पॉइज एक्चुअली, क्या होता है पॉइज एक्चुअली, पॉइज सीजीएस यूनिट है, ठीक है। इसका जैसे हम यहां पर कहते हैं 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है, उसी तरह से सीजीएस यूनिट को आप पॉइज में भी कह सकते हैं, यानी पॉइज भी देख सकते हैं। लेकिन पॉइज एग्जैक्टली कितना होता है, हाउ मच इज द पॉइज। तो कभी कभी आपको सवाल पूछा जाता है क्या, 1 न्यूटन पर सेकेंड, या प्रूव दैट 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच पॉइज, या 10 पॉइज एक्चुअली होता है ये। तो 10 पॉइज ये प्रूफ करना होता है। ओके, तो चलो प्रूफ कर लेते हैं इसे। ये हो गया लिखकर आपका ये साइड का, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, शो दैट 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और यू मे से दैट 1 पास्कल सेकेंड is equal to 1 Pascal second is equal to 10 पॉइज। ये प्रूफ करने के लिए आता है कभी कभी, sometime may ask in the examination, right, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइज, ये शो करके बताओ। भाई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, यहां पर आप इसको डायमेंशन के जरिए भी प्रूफ कर सकते हो और आप सिंपली भी प्रूफ कर सकते हो। देखिए मैं सिंपल तरीके से प्रूफ कर देता हूं इसे, क्या करेंगे, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ओके फाइन, चलेगा। इसको हम लोग 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर देंगे। 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, कितना पॉइज, कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 5 डाइन होता है। आर यू गेटिंग मी? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 5 डाइन होता है, यस। सेकेंड एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 रेज़ टू 2 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इट इज इन सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको, सो दिस इज 10 रेज़ टू 5 डाइन सेकेंड एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज 10 रेज़ टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। अब इसको 10 रेज़ टू 4 को ऊपर ले आते हैं, क्या हो गया, 10 रेज़ टू 5 माइनस ये आ गया यहां पर ऊपर, तो ये हो गया इंटू 10 रेज़ टू -4, ये डाइन एज इट इज है, सेकेंड एज इट इज है, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना बच रहा है इनमें से, 10 रेज़ टू 5 इंटू 10 रेज़ टू -4, ओनली 10 रेज़ टू 1 यानी 10 बच रहा है, 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। What is this? But this is what?
1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? पॉइस होता है. सो व्हाट वी राइट हियर? What we write here? This is 1 Newton. This is 1 Newton second per meter square or 1 Pascal second is equal to 10. This is what the whole term is voice. Whole term is voice. Are you getting this, boys and girls? Okay. So in this way you can prove that maybe it will ask for the 2 marks. 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाएगा. बहुत सिंपल है, फिर से एक बार बताता हूं. देखिए आपको प्रूफ क्या करना है? 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 1 पास्कल सेकेंड 10 पॉइस होता है, ये बताना है. पॉइस क्या है? सीजीएस यूनिट होता है. किसका? ईटा का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट होता है, जिसको हम लोग पॉइस कहते हैं. तो 1 पॉइस इज इक्वल टू हाउ मच? 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 पॉइस होता है. तो इसको प्रूफ करने के लिए एलएचएस और आरएचएस ले लेते हैं. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन, यानी यहाँ पर अगर हम सीजीएस में बात कर रहे हैं, दिस इज इन सीजीएस, और ये एसआई यूनिट है. ठीक है ना? तो 10⁵ डाइन सेकेंड पर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया. 1 न्यूटन मतलब क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है. सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं होगा. 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 10⁵ का 10⁵ सेंटीमीटर मतलब उसका स्क्वायर किया हमने. सॉल्व करते गए 10⁵ एज इट इज डाइन इनटू सेकेंड. सो ये 10⁻10 का स्क्वायर मतलब 10⁻2 का स्क्वायर मतलब 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. 10⁻4 ऊपर आ जाएगा. 10⁻4 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻5 माइनस 10⁻4 है ना, ये वाला देखो, ये माइनस है क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, तो प्लस का माइनस हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा. और यूनिट क्या होगा? डाइन सेकेंड, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज. सो ये कितना बचा? 10⁻5 और 10⁻4 में से सिर्फ 10 बचा. तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये वाली पूरी टर्म क्या होती है? मैंने क्या बताया आपको? ये पूरी टर्म क्या होती है? ये पूरी टर्म होती है 1 पॉइस, 1 पॉइस. 1 डाइन सेकेंड सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइस. आर यू गेटिंग मी? Are you getting me? So this is nothing but 1 Newton second per meter square, or you can say that Pascal second is equal to 10 पॉइस. क्लियर है यहां तक, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है. इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं. क्या एग्जैक्टली होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? रफ कर दूं सब? हो गया लिखकर? रफ कर दूं? ये हो गया लिखकर? ओके. विस्कोसिटी समझ आ रहा है ना? विस्कोसिटी क्या चीज है, समझ आ रहा है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक तरह का फ्रिक्शन है. किसमें फ्रिक्शन है? सॉलिड और सॉरी लिक्विड और लिक्विड में. लिक्विड और लिक्विड में, लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं, यानी विस्कोसिटी कहते हैं. ठीक है. अपोजिशन होता है, ये भी रिलेटिव मोशन होता है. 2 लेयर्स में क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है. जैसे सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में ये भी एक सॉलिड है, ये सॉलिड सरफेस होता है, और एक ब्लॉक होता है. तो जब हम ब्लॉक को आगे की तरफ पुश करते हैं तो नीचे की तरफ से यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है. बराबर है? ये फ्रिक्शन जनरेट होता है ना यहाँ पे. इसको आप आगे खींचोगे तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है. सिमिलरली पानी के लेयर्स होते हैं, पानी के लेयर्स होते हैं. तो अब जो ग्राउंड लेवल में होती है लेयर, ये ग्राउंड लेवल होता है. ग्राउंड लेवल की लेयर स्लो होती है ना. यहाँ पर एक लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी. इसकी थोड़ी ज्यादा होगी और इसकी उससे ज्यादा होगी. समझ आ रहा है? तो ये और ये इसके कांटेक्ट में जब आएगी तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगा? एक तरह का फ्रिक्शन, इसको अपोजिशन करेगा ना. इसकी स्पीड ज्यादा, इसकी स्पीड कम. सो इन दोनों में एक तरह का रिलेटिव अपोजिशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना. उसी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं. तो लिक्विड में और हवा में, यानी
पानी में और हवा में जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। नाउ विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सो फॉर्मूले के हिसाब से ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू द ब्रैकेट डीवी अपॉन डीएक्स। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट of viscosity is defined as the viscous force acting per unit area per unit velocity gradient between two adjacent layers of liquid. Okay, is nothing but the coefficient of viscosity. क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स यहां तक? ठीक है, डायमेंशन बना सकते हैं, इसका डायमेंशन बना सकते हैं हम। देखो सिंपल तरीका बताता हूं डायमेंशन बताने का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है इसका। क्या फॉर्मूला बनाया हमने, क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कितना सिंपल है, देखो न्यूटन का डायमेंशन मतलब फोर्स का डायमेंशन आ गया, यानी L⁻⁴ m⁻⁴ T⁻²। ये आ गया फोर्स का डायमेंशन यानी न्यूटन है। उसके बाद सेकेंड है मतलब टाइम है, मतलब T⁻⁴ है, डिवाइडेड बाय मीटर का स्क्वायर मतलब m⁻², सॉरी मीटर मतलब L⁻²। हर गेटिंग भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या बना यहां पर, L⁻⁻⁴ m⁻⁴ और T⁻⁻⁴। दिस इज व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? चलो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हम लोगों को डिस्कस करना है स्टोक्स लॉ, राइट। गैब्रिएल स्टोक्स नाम था उनका, स्टोक्स लॉ। अच्छा, अभी जो हमने विस्कस फोर्स निकाला था, वो विस्कस फोर्स दो लेयर के बीच में एक्ट होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पानी लेते हैं, यानी समंदर या फिर कोई पानी यानी रिवर लेते हैं, तो रिवर पर बेसिकली अगर कोई बोट चल रही है इस तरह से, ठीक है ना,
बोट चल रही है, तो यहां पर लेयर से लेयर टच हो रही है। आर यू गेटिंग मी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? सरफेस टच हो रहा है ना, ये सरफेस टच हो रहा है, तो ये लेयर है यहां पर। लेकिन गैब्रियल स्टोक्स यानी जो हम स्टोक्स लॉ ले रहे हैं बेसिकली, वो चीज है पानी के अंदर अगर कोई चीज चल रही है तो, जैसे सबमरीन, सबमरीन होती है ना, सबमरीन पता है ना आपको? जैसे मान लो सबमरीन है, तो सबमरीन जब अंदर की तरफ चलती है तो यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, मतलब लिक्विड का फ्रिक्शन होगा, यहां पर भी हो रहा है, लेकिन ये वाला और ये वाला फ्रिक्शन दोनों थोड़ा अलग होगा, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वो अलग अलग है। आर यू गेटिंग मी? यस। तो इसका मतलब ये है कि सर गैब्रियल स्टोक ने कोई भी स्फेरिकल बॉडी के लिए, फॉर एनी स्फेरिकल बॉडी, स्टोक्स लॉ it state that for any spherical body, right, any spherical body like a drop, bubble और liquid drop, कोई भी ड्रॉप मतलब लिक्विड ड्रॉप, कोई भी आप ले सकते, बबल वगैरह, ठीक है, उनके लिए ये लॉ अप्लाई किया। क्या कहते हैं सर? गैब्रियल स्टोक, गैब्रियल स्टोक कहता है इट स्टेट दैट फॉर एनी स्फेरिकल बॉडी द विस्कस फोर्स acting on the spherical body is directly proportional to the radius of the sphere, r कहेंगे इसको, रेडियस ऑफ स्फीयर r। इसका मतलब f ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ स्फीयर की। कॉमन सेंस है ऐसे तो। मान लो अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ये एक फ्लूइड है या लिक्विड है, और हमारे पास दो चीजें हैं जिनका वजन सेम है, ठीक है, वजन सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो एक मेरे पास एक छोटा सा बॉल है और एक बड़ा बॉल है, तो दोनों नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो किस पर ज्यादा विस्कस फोर्स एक्ट होगा? बड़े वाले बॉल पे ज्यादा विस्कस फोर्स एक्ट होगा या छोटे वाले बॉल पर? यस, बड़े वाले बॉल पर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा। और यही वो कह रहा है, स्टोक्स लॉ यही कहता है कि अगर आप रेडियस बड़े लोगे स्फीयर की, जैसे स्टोक्स लॉ सारे शेप पर एक्ट होता है, अलग अलग शेप पर, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। हमें सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के बारे में इसका स्टडी दिया है, वैसे तो सिलेंडर भी होता है, जैसे मैंने सबमरीन का बताया, वैसे अलग शेप भी होता है, लेकिन ये बहुत वास्ट सिलेबस है, उसको हमें नहीं पढ़ना बेसिकली, हमें सिर्फ स्फेरिकल चीज के बारे में बताया है, इसलिए हम स्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सो F is directly proportional to R. Second, he say that the viscous force is directly proportional to the velocity of the sphere, है ना, यानी कितने वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आ रहा है, जितनी जोर से वो नीचे आएगा उतना विस्कस फोर्स उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the coefficient of viscosity, obviously coefficient of viscosity, विस्कोसिटी अभी अभी पढ़ा हमने विस्कोसिटी। सिंपली क्या बताता है? ये फोर्स बताता है दो लेयर्स के बीच का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है ना, मतलब F is also directly proportional to eta.
सो अगर हम लोग ये तीन इक्वेशंस को देखें, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, और इन तीनों को कंबाइन करके लिखे, यहां पर तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, नया फॉर्मूला बनता है। तो क्या बनता है, F इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट वन, K कांस्टेंट ले रहा हूं मैं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल रहे हैं हम लोग। यहां पर क्या आ रहा है, से ये हो गया यहाँ पर आर वी और ईटा, है ना, आर वी ईटा। अच्छा, ये जो K है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू 6 पाई होती है। सो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो आता है ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, यानी ये हमने थियोरेटिकली यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में K की वैल्यू जो मिलती है, K की वैल्यू जो मिलती है वो 6 पाई मिलती है। अलग अलग शेप के लिए आपको अलग अलग K की वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं K इज नथिंग बट द 6 पाई ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, obtained from experiment. So this is what is nothing but the Stokes law or the formula for Stokes law. Once again, पहले जो हमने विस्कस फोर्स पढ़ा था वो भी विस्कस फोर्स है, ये भी विस्कस फोर्स है, लेकिन पहले वाला जो विस्कस फोर्स हमने पढ़ा था वो सरफेस के लेयर्स के बीच में एक्ट हो रहा था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में फर्क समझिए। और ये जो एक्ट हो रहा है किसी चीज, जो चीज उस पानी के अंदर फ्लो हो रही है ना, पहले हम क्या देख रहे थे, पानी के ऊपर, जैसे बोट जो है पानी के ऊपर जा रही थी तो वहां का फ्रिक्शन अलग है, और अंदर अगर कोई चीज मूव हो रही है तो उस पर भी फ्रिक्शन एक्ट होगा, एंड दैट विल बी द डिफरेंट वन, राइट। एंड फॉर दैट वी यूज द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ किस वजह से ही लेते हैं हम लोग, कोई चीज अगर किसी फ्लूइड के अंदर मूव हो रही है, मूविंग इनसाइड द फ्लूइड, मूविंग इनसाइड द लिक्विड, that time there is also friction acting between them, so that friction is nothing but the Stokes law or the friction of the Stokes law. Clear है, are you getting me difference between them? क्या कहता है Stokes law, for any spherical body the viscous force acting on the spherical body is directly proportional to the radius of sphere, जितनी बड़ी रेडियस होंगी स्फीयर की उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, जितनी चीज गाढ़ी होंगी जैसे कि हनी या वाटर, दोनों में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग डालेंगे तो हनी में लेट आएगा नीचे, क्यों, विस्कस फोर्स ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई द फोर्स एक्टिंग दैट विल बी ग्रेटर। सो इन तीनों को कंबाइन करके हमने एक फॉर्मूला बनाया जो कि है F is equal to K is the proportionality constant that R V eta. So K की वैल्यू हम लोग स्फीयर के लिए 6 पाई लेते हैं eta R V, where K is equal to 6 पाई obtained from experiment. इसे एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाता है। क्या स्टोक्स लॉ समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें पूछना है? Are you understand this? ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टोक्स लॉ को डायमेंशनली प्रूफ करके बता देते हैं। डायमेंशनली हमें इसे प्रूफ करने के लिए एक डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन फॉर स्टोक्स लॉ। रफ कर दो, ये हो गया लिखकर सबका। डेरिवेशन फॉर स्टोक्स लॉ, using dimension analysis, using dimension analysis।
ओके, सो हमें फॉर्मूला पता है स्टोक्स लॉ का। क्या है फॉर्मूला स्टोक्स लॉ का? वी हैव F इज इक्वल टू के, कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, लेट विस्कस फोर्स F is related with radius of sphere r, velocity v, and coefficient of viscosity eta as follow. So F रिलेट करता है इन तीनों से। सपोज डायरेक्टली कहता हूं मैं, ईटा आरवी, चलो ईटा आरवी ले लेते हैं। सो ईटा रेस टू ए सपोज, ठीक है, ईटा आर रेस टू बी एंड वी रेस टू सी, ओके, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, सॉरी एबीसी विल बी, वी हैव टू डिटरमाइन, ओके, नॉट अ कांस्टेंट, एबीसी की वैल्यू हमें डिटरमाइन करता हो। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल लेते, एक कांस्टेंट ले लेते के, ईटा रेस टू ए, आर रेस टू बी, वी रेस टू सी, ओके। अब एलएचएस के हिसाब से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कैसा करते हैं? तो एलएचएस में यहां पर देख लेते हैं क्या फोर्स का डायमेंशन क्या है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? एल रेस टू 1, एम रेस टू 1, टी रेस टू -2 के। डायमेंशन ऑफ ईटा अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाले थे हमने डायमेंशन ऑफ ईटा? एल रेस टू -1, एम रेस टू 1 एंड टी रेस टू कितना था? -1 था या 1 था? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ईटा? यस, -1 था, ठीक है। तो ये पावर ए यहां पर डाल देंगे, इनटू आर मतलब लेंथ है, यानी एल रेस टू 1 है, पावर बी, और v वेलोसिटी यानी l रेस टू 1 t रेस टू -1 पावर c। क्या करते हैं हम लोग, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या ये k एज इट इज रखेंगे, l रेस टू -a और t रेस टू -a। अब यहां अंदर b, तो l रेस टू b, यहां पर l रेस टू c, t रेस टू -c, l रेस टू c, t रेस टू -c, ठीक है। अब एक साथ लिखते हैं, ये साइड में l रेस टू 1, m रेस टू 1, t रेस टू -2 इज इक्वल टू k, एक ब्रैकेट में लिखता हूं l रेस टू a -a, l रेस टू b और l रेस टू c, मतलब l रेस टू -a प्लस b प्लस c। आर यू गेटिंग दिस? बेस सेम है, सो इंडाइसिस की एडिशन करेंगे, -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c। m के ऊपर एक बार ही m आया है, तो हम लोग m रेस टू क्या लिख रहे हैं, a, और t रेस टू -a है और यहां पर t रेस टू -c है, तो t रेस टू -a -c। आर यू गेटिंग अप टू हियर? यस, क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, है ना, दोनों साइड के पावर को कंपेयर करेंगे। सो L के ऊपर पावर कितना है, 1, सो 1 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c। m के ऊपर पावर कितना है, 1, तो 1 इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। उसके बाद t के ऊपर पावर कितना है, -2, -2 इक्वल्स टू, इधर t के ऊपर पावर कितना है, -a -c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू 1 है, सो -2 इक्वल्स टू -1 -c। तो यहां पर इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, -a और ये -c है ना, तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा और ये -c, मतलब c की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1। आर यू गेटिंग मी?
एंड फाइनली इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, ये वाला इक्वेशन फिर से लेके आते हैं नीचे। सो 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस ए 1 है, प्लस बी और प्लस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, यानी ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1। तो ये वाला जो है इसको इक्वेशन हम 1 कह लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, in equation 1 what we get, f is equal to k is a constant one, eta raised to a यानी 1, r raised to 1 and v raised to 1, so f is equal to 6 by eta rv। Are you getting me, boys and girls? Okay, any doubt to anyone up to here? Just a minute, मैं थोड़ा सा, okay, now it is clear। okay, चलो लिखो फटाफट। ओके, ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, छोटा सा सिंपल सा। क्लियर है ना, ये डायमेंशन का जो डेरिवेशन लिया मैंने, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? 11 का ही कॉन्सेप्ट है अपना, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। क्या करते हैं हम लोग, पावर ए बी सी, आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, आपको पता है ये। फिर एक साइड का डायमेंशन और दूसरे साइड के सारे डायमेंशन लेते हैं, तो फिर बेस सेम होता है तो उनके इंडाइसेस की एडिशन करके हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है ना। और फिर बाद में हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, यानी एलएचएस के जो पावर होते हैं आरएचएस के पावर के साथ इन कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एल के ऊपर 1 है तो एल के ऊपर यहाँ पर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो वो लिख लिया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर एम के ऊपर 1 है, एम के ऊपर 1 है तो यहाँ पर एम के ऊपर ए है, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पर मिल गई। फिर हम लोगों ने दूसरा वाला यहाँ पर कंपैरिजन किया, टी की वैल्यू यहाँ पर देखो -2 है, -2 इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस सी, फिर ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर सी की वैल्यू मिल गई, और फिर फाइनली बी की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली। ठीक है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर खत्म करते हैं आज का टॉपिक। Calculate the viscous force, calculate the viscous force acting on raindrop, acting on raindrop, acting on raindrop of diameter 1 millimeter, of diameter 1 millimeter, of diameter 1 millimeter, with a falling with a uniform, falling with
uniform falling with uniform velocity of 2 meter per second, 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity, the coefficient of viscosity 1.8 into 10 raised to 1.8 into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square. Newton second per meter. ठीक है? What is the question? क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप. पानी का जो ड्रॉप है, राइट, पानी का ड्रॉप एयर थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है. ये एयर थ्रू है, एयर है सपोज, एयर ऑब्वियसली इसको टच कर रहा है ये इस तरह से, तो इसका फोर्स तो एक्ट हो रहा होगा इस तरह से इसके ऊपर. डाउनवर्ड डायरेक्शन में v इतने वेलोसिटी से नीचे आ रहा है. इसकी रेडियस भी दे रखी है हमारे पास. तो गिवन क्या क्या है हमारे पास बोल रहा है कि डायमीटर है, सॉरी नॉट रेडियस, डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना दिया है? 1 मिलीमीटर का डायमीटर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई? 0.5 मिलीमीटर. तो कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 0.5 इंटू 10 raised to -3 मीटर में कन्वर्ट हो गया ये. ठीक है, तो और इसको सिंपल कर लेते हैं, r इज इक्वल टू, इसको 5 कर लेते हैं, तो 5 इंटू 10 raised to -4 मीटर हो जाता है, और सिंपल हो गया. वेलोसिटी क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, थ्रू द एयर. और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दे रखा है अपने को? 1.8 इंटू 10 raised to -5 दे रखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. तो जनरल फॉर्मूला हमारा ड्रॉप आ गया यहाँ पर, यानी ड्रॉप है मतलब स्फेरिकल चीज है, तो यहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टोक्स लॉ का यूज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, Stokes law, what is the formula for Stokes law? F is equal to 6 pi eta RV, nothing else. कुछ नहीं करना इससे ज्यादा. ओके, चलो सब्स्टिट्यूट करो, नंबर सब्स्टिट्यूट करो, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. You will definitely get the answer. क्या आएगा यहाँ पर? F इक्वल्स टू 6, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14 इंटू ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10 raised to -5. (10 raised to -5) and what 6 pi eta r की वैल्यू 5 इंटू 10 raised to -4 इंटू v की वैल्यू 2. सो f इज इक्वल टू, दिस इज सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं, पहले इसको 10 कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8, ओके, इंटू ये 10 और फिर पावर को साइड में लिख लेता हूँ. तो इंटू 10 raised to ये -5 और ये -4, -5 और ये -4 हो गया, राइट. ये 10, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया. हाँ, ये 10 और फिर 10 raised to -9. ओके, अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको. 10 और ये 6 हो गया 60, तो 60 इंटू 3.14 इंटू 1.8 इंटू 10 raised to -9. और आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप इसको 6 कर लीजिए और इसको 18 कर लीजिए ना. ये 10 से इधर हो गया, ये तो 18 हो जाएगा. तो ये 18 इंटू 3.14 इंटू 10 raised to -9 एज इट इज. सो 18 का टेबल कितना आता है? आता होगा 18 का टेबल आता है 18 6 नहीं आता है. So he'll get final answer will be equals to 3.393
3 into 10 raised to minus 7 Newton. This will be the answer. Good, good, very good. Okay, so are you getting this up to here? Okay, any doubt to anyone for today's lecture? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? आपको समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम लोगों ने पॉइस का रिलेशन देखा, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने स्टोक्स लॉ देखा, और स्टोक्स लॉ में जो फोर्स आता है, जो विस्कस फोर्स आता है, उसका फॉर्मूला क्यों अलग हो जाता है, और जो हमने पहले वाला विस्कस फोर्स देखा जो लेयर्स के बीच में होता है, वो वाला फॉर्मूला अलग होता है. ये बात समझ में आई आपको? Okay. So, any doubt to anyone?